नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज आई नो दैट वीडियो थोड़ा सा लेट है, बट आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, सब्जेक्ट विज्ञान का, ठीक है, और उसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। क्या नाम है? अम्ल, क्षारक तथा लवण। साथियों, इस वीडियो के बाद ना आपको इस चैप्टर को दोबारा किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मेरा जो है थ्योरिकल अभी मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर वाला कराऊंगा। एंड ध्यान रहे, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं पूरी तरीके से फाइनल करवा ही दूंगा, ठीक है। अभी लगातार मैं एक एक चैप्टर का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा एंड उसका क्वेश्चन आंसर आपको एंड में करवाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक बने रहें। और आपको मेन जो आपका कमी है यही है कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, बीच से देखते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाता हूँ कि आपको नोट्स भी साथ साथ मिल जाए। समझ में आया? तो चलो कोई नहीं, हम अपना सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मेरा जो है इस पे आप हिंदी, इंग्लिश सारा विषय पढ़ाऊंगा। मैथ तो ऑलरेडी वीडियो उस पे है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको फिर से मैथ का न्यू सीरीज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो हो गया मेरा इंट्रो। मैं बोला था कि बार बार नहीं दूंगा, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा नहीं है। साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। करेक्ट। चलते हैं आगे। तो हम लोगों का दोस्तों सबसे पहला जो है उसमें अम्ल है। क्या है? सबसे पहला अम्ल है एंड उसके बाद है क्षारक एंड उसके बाद है लवण। तो सबसे पहले हम लोगों को अम्ल पढ़ना है और अम्ल पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अम्ल क्या है, उसके बाद समझेंगे क्षारक क्या है, उसके बाद समझेंगे लवण क्या है। तो एक एक करके हम सभी लोगों को सभी चीज़ों का नंबरिंग करते चलेंगे। समझ में आया? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने इसके बारे में। किसके? इसके। यार, अम्ल क्या है? अम्ल तो आप 8वीं क्लास से ही सुनते आ रहे होंगे, 7वीं से ही, लेकिन अम्ल वाकई में क्या है आप इस वीडियो में कंप्लीट जान चुके होंगे। समझ में आया? तो देखिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। आप कभी भी अम्ल का नाम सुनिए तो आपके माइंड में एक ज़हन में आना चाहिए कि आप दोस्तों बात कर रहे हैं खट्टे पदार्थों की। अम्ल क्या है? खट्टा है, कंप्लीट। और ये जो है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है? नीला से यानी कि ब्लू से रेड कर देगा। 2, और ये जलीय विलयन H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन ये देते हैं। कौन? एसिड। एसिड मीन्स अम्ल। उसके बाद जो एसिड है ना, वो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और उसका अर्थ ही होता है दोस्तों खट्टा। क्या होता है? खट्टा। चलिए, इसको भी हम रिसेट करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो इसमें अम्ल में दोस्तों हम लोगों को 2-3 तरीके के बारे में पढ़ना होता है। अम्ल भी होता है। पहला तो होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल दोस्तों, उसमें HCl आ जाता है। प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा अम्लीय हो, उसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे HCl, H2SO4 हो गया एंड HNO3 हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हम लोग बात करते हैं दुर्बल अम्ल, जिसमें मतलब कि हमको ऐसा लगे कि उसमें अम्ल कम है, उसको दुर्बल अम्ल, कमज़ोर है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो देखिए, CH3COOH एंड लैक्टिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, ये सब एसिड आप लोग जानते हैं। दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में जैक में, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। आप अभी ये याद कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ ही दोस्तों हम लोगों को बात करना है सांद्र अम्ल के बारे में। किसके बारे में? सांद्र अम्ल के बारे में। तो देखिए, सांद्र अम्ल एकदम सिंपल है कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जल की मात्रा अल्प होती है। क्या होती है? जल की मात्रा अल्प होती है एंड अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, कंप्लीट। उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग कि तनु अम्ल के बारे में, तो तनु अम्ल भी कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है। तनु अम्ल और भी सिंपल है कि इसमें क्या है, अम्ल की मात्रा ही अल्प हो जाएगा। क्या रहेगा? अम्ल की मात्रा ही कम पाया जाएगा और जल की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा इसमें होता है। इतना कंप्लीट हो चुका है? चलिए, हो चुका होगा। एंड अब आपको क्या समझ में आया अम्ल के बारे में, हमें बताएंगे कि अम्ल दोस्तों क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है एंड जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं।
समझ में आया। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल एंड दुर्बल। समझ में आया। अभी दोस्तों पीएच मान की बात नहीं करेंगे। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा पीएच मान के बारे में, तो पीएच मान हम लोग इसी वीडियो में नीचे पढ़ते चलो, ठीक है। चलिए कोई नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग के अम्ल के बाद ईद आप बात करें तो मैं भौतिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब भौतिक चेंजिंग ऐसे होता है, हम लोग भौतिक तरीके से इस प्रकार से पहचानेंगे। हम कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, रिएक्शन करा आगे वो हमको रासायनिक वाले पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे अब बेस के बारे में। बेस जिसका मतलब क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। दोस्तों ये जो है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, बेस यानी कि क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ये रेड लिटमस लेटर को नीले में बदल देता है। समझ में आया। और जो अम्ल था वो नीले को लाल में बदल रहा था और ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल दे रहा है। कंप्लीट। और ये है जलीय विलयन में OH माइनस, क्या OH माइनस आयन प्रदान करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी है प्रबल एंड दुर्बल। सारा मतलब होता है ना, कोई कितना खट्टा है तो कितना खट्टा है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बेस, और बेस में है कि ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। लिटमस को ब्लू कर देगा एंड जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ये तो रही बेसिक बात। एंड दोस्तों इसमें है कि इसमें भी होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में कुछ नहीं है गाइस, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। समझ में आया, CaOH2। कंप्लीट। यहाँ पे कोई भी मतलब बड़ा ये नहीं है, आप आसानी से इसे भी याद रख सकते हैं। आप नोट्स भी करते चलेंगे साथ में, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड उसके बाद एक आता है दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक जो है ये भी काफ़ी इजी है आप लोगों के लिए, NH4OH, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको प्रबल क्षारक एंड दुर्बल क्षारक समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नहीं है, प्रबल क्षारक में जो कि क्षारक की मात्रा ज़्यादा होता है उस प्रकार से हम उसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तीनों जो है आपको याद कर लेना है। एंड आपका दुर्बल का ये है NH4OH। समझ में आया। तो आप एक चीज़ समझते होंगे कि आपको जो एक नाम मिलता होगा, एक होता है क्षारक, ठीक है, और एक होता है क्षार। तो आपको मैं क्षारक बताया कि इस स्वाद में कड़ा होता है एंड जो आपका क्षारक है तो क्षार है ये आपका अलग है, ठीक है। तो मैं आपको क्षार के बारे में बताता हूँ कि जो क्षार है उसको एल्कली कहते हैं। जो क्षार होता है दोस्तों उसे हम लोग इंग्लिश में एल्कली कहते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों है ना जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वैसे क्षारक। पहले तो क्षारक समझ में आ गया कि क्षारक स्वाद में क्या होता है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, कड़वा, ठीक है। तो क्षारक की ये परिभाषा हो गई। अब क्षार किसको बोलेंगे कि जल में घुलनशील क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। कंप्लीट। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिएगा दोस्तों कि अम्ल आपको पता चल गया स्वाद में खट्टा, क्षारक भी पता चल गया स्वाद में ये होता है, कड़ा होता है। एंड लवण आपका है लास्ट, जो कि भौतिक के रूप में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे लवण में है कि लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, समझ में आ गया। साल्ट में नमक भी होता है। अब लवण जो है ना अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया को से प्राप्त होता है। यानी कि जो लवण बनता है तो उसे ना हम लवण को बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः अम्ल है, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः अम्ल से ही बना है, एंड ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः क्षारक से बना है। ये दोस्तों दोनों के कंपेयर से बनता है। समझ में आया। दोनों रहेंगे इसमें, एसिड प्लस बेस जब एक साथ रिएक्शन करेंगे तो उससे जो बनने वाला जो पदार्थ रहेगा वो क्या रहेगा, लवण। क्या रहेगा, लवण। इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो जैसे में हमको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना होता है लवण में। जैसे सोडियम क्लोराइड आप लोग घर में भी जो नमक यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का लवण होता है, ठीक है। तो देखिएगा स्वाद में आपको न ज़्यादा कड़ा लगेगा एंड ज़्यादा खट्टा लगेगा, आपको बराबर लगता है। ज़्यादातर नमकीन, नमक क्या लगता है, नमक का नाम ही है नमक। और जो नमकीन बनता है, नमकीन तो आप सारे लोग जानते हो, नमकीन, नमक से बनने वाले पदार्थों को नमकीन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया अम्ल क्षारक एंड लवण के बारे में बेसिक बातें जो कि आपको जानना अति आवश्यक ही था।
तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, एकदम आसानी से पढ़ो। चाहे क्लास 1 घंटे तक जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेरा टारगेट है। सूचक के बारे में बात करें तो सूचक को इंडिकेटर्स बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपके बाइक में भी इधर का इंडिकेटर एंड इधर का इंडिकेटर होता है, इधर मुड़ना है, इधर का जलाओ, इधर मुड़ना है, इधर का। तो वैसे ही इंडिकेटर मतलब क्या होता है, सूचना देता है पीछे वालों को एंड आगे वालों को। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सूचक दिए गए विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे अभी जस्ट हम लोग ने बात किया बाइक के बारे में कि बाइक में भी इधर इधर मतलब कोई भी वैन में इधर उधर होता है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन मतलब समझना है, घोल, विलयन मीन्स क्या होता है, घोल। तो कोई भी घोल में कितना अम्ल है, क्या है, कितना अम्ल है एंड कितना क्षारक है, उस सारा कुछ का बताएगा कि इसमें इतना अम्ल है उतना क्षारक है। उसी चीज़ को दोस्तों बोलते हैं सूचक। और पहचानने का ट्रिक जैसे कि मैंने बताया कि लाल को नीला करना है, नीला को लाल कर देता है विलयन को, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग सूचक बोलेंगे। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय दोनों माध्यम में बदल जाता है। गंध तो बदलेगा ही, ठीक है, जिसका मात्रा ज़्यादा होगा। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सूचक के प्रकार के बारे में। क्या बात करेंगे, सूचक के प्रकार के बारे में, जो कि आपके लिए बेस्ट है, जानना एकदम अति आवश्यक है यार। सूचक के प्रकार में दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका साइज 1 मिनट छोटा हम कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये होता है 3 प्रकार का। सबसे जो फर्स्ट है उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं एंड सेकेंड को बोलते हैं कृत्रिम संश्लेषित सूचक। एंड जो फर्स्ट को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सूचक, दूसरे को कृत्रिम सूचक एंड तीसरे को बोलेंगे गंधीय सूचक, जो कि लास्ट है। 3 प्रकार के हमारे पास सूचक पाए जाते हैं। कंप्लीट सिंपल हो रहा है क्या, पता भी नहीं चल रहा है, ठीक। चलिए तो कोई नहीं, अगर हम लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करते हैं तो ये दोस्तों पौधों में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं, तो लिटमस का पौधा होता है एक, जो कि प्राकृतिक है, और लाल पत्ता गोभी एंड हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, और एक हल्दी होता है जो कि प्राकृतिक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि कोई प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए 1 नंबर में, अभी आपका फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों का एक साथ एग्जाम होगा, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ ज़्यादा आपका ऑप्शन में रहेगा, एक लिटमस रहेगा एंड एक तो आपका हल्दी रहेगा। तो 2 चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट रखना है। आप मेरे को नहीं देखेंगे, आप हमारे ये जो स्क्रीन पे डिजिटल स्टडी चल रहा है इस पर आप देखेंगे, ठीक है। चलिए कृत्रिम संश्लेषित सूचक है, तो इसमें दोस्तों ये रासायनिक होता है। क्या होता है ये रासायनिक, जो प्राकृतिक था वो तो प्राकृतिक है, लिटमस एंड हल्दी आप याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रेंजिया पौधा इतना याद करना मुश्किल है यार। और कृत्रिम में अगर बात करें संश्लेषित किया हुआ, तो वो रासायनिक पदार्थ तो ऐसे ही हो गया। और ये होता है मैथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। इसमें और भी काफ़ी प्रकार का होता है, तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। अब गंधीय सूचक आपका एक पूछता है, ठीक है, गंधीय सूचक का नाम बताइए, तो उसमें आपका मेन रूप से प्याज हो जाता है। तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जस्ट अभी मैंने बताया। और ये प्याज और लौंग का तेल से हम लोग इसका अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी आप पढ़े, आपका जो क्लास है 13 मिनट तक चल चुका है एंड आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को नोट्स करते हुए चलना है। और अगर आप वीडियो में आगे पीछे हो रहे हैं तो उसे आप बैक कर पढ़ लेंगे। सो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग आ लेते हैं कि जो 3 प्रकार के हमने सूचक के बारे में बात की, उन तीनों प्रकार के सूचक में से कोई हम लोग लेंगे एग्जाम्पल एंड कोई एग्जाम्पल लेकर और उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि लाल नीला में कौन बदल रहा है, नीला से लाल कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए सूचक का नाम दिया हुआ है इस प्रकार से, सूचक का नाम दिया हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ पे अम्ल के साथ गंध में परिवर्तन एंड रंग में परिवर्तन देता है। अम्ल गंध, ये क्षारक के साथ अम्ल तथा गंध में परिवर्तन, मतलब क्षारक के साथ करेगा कि रंग में क्या परिवर्तन है एंड गंध में क्या परिवर्तन है। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है ना। तो फर्स्ट नंबर का जो हमारा लिटमस था, जो कि मैंने बताया था कि लिटमस इंपॉर्टेंट है, तो लिटमस का जो अम्ल के साथ अगर उसको हम लोग सूचक के रूप में उसको यूज करें तो उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड। और अगर उसी को क्षारक के साथ करें तो क्या हो जाएगा, ब्लू, नीला। एंड उसके साथ ही दूसरा का हम लोग करें तो लाल पत्ता गोभी का रस अगर लेंगे तो ये भी लाल एंड इसका हरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हरा आ जाता है। और उसके साथ ही हम लोग हल्दी की बात करें तो हल्दी में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है एंड इसका जो रंग है वो क्षारक के साथ रिएक्शन कराने पे क्या हो जाता है, लाल हो जाता है।
कंप्लीट। अब दोस्तों बात करते हैं कृत्रिम के बारे में। कृत्रिम के बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार इतना बोल रहा हूँ कि जो फिनोल्फ्थैलीन है वो रंगहीन हो जाता है अगर उसको एसिड के साथ उसको ये कराया जाता है, सूचक बनाया जाता है, तो वो रंगहीन हो जाता है और क्षार के साथ पिंक हो जाता है, गुलाबी। मैथिल ऑरेंज है, उसी प्रकार से लाल एंड पीला। आप इस प्रकार से आप सारणी को देख सकते हैं। और गंधीय सूचक में जो प्याज का रस है उसका तीक्ष्ण गंध, तेज गंध आने लगता है और इसका कोई गंध नहीं आता है। और वैनिला है, इसका गंध समान रहती है, जितना पहले था उतना ही रहती है एंड इसका कोई गंध नहीं आता है। लौंग का तेल, ये सारा कुछ सिंपल है, उतना ही रहता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं रीसेट एंड बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, उस समय से हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक गुणों के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक गुण। और भौतिक गुण यार आप लोगों को सभी को पता है कि भौतिक गुण उसे कहते हैं कि जिसको हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। और रासायनिक गुण उसको हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। आप पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरे 53 मिनट तक क्लास चला है दोस्तों। आप लोग किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला। आप देखे या ना देखे, मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरा टारगेट है यार कि काफ़ी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि यार अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो जूम एप्लीकेशन पे मेरा क्लास भी चल रहा था, उसमें भी कुछ मेरे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि सर आप टाइम नहीं दे रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यार मैं बता दूं कि मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो मैं एक साथ ही बनाता, वरना अगर आप बोलोगे 4 मिनट 5 मिनट के बनाने में तो यार बहुत मुश्किल है उतना टाइम निकालना। इसलिए मैं पूरे टाइम क्लास कराने का ही निकाल लेता हूँ एंड पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा देता हूँ। सो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा कि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास अभी टाइम पे नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन किया जाएगा, कोई ज़रूरत, मतलब वो सारा कुछ ज़रूरी है, हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अम्ल एवं क्षारकों की रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कि धातु की अभिक्रिया होता है, सबसे पहले धातु की अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ कराएंगे उसका हम लोग इधर देखेंगे एंड क्षारक के साथ कराएंगे तो उसका हम लोग इधर देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं अम्ल के साथ। तो अम्ल के साथ देखिए दोस्तों कि सबसे पहले अम्ल अगर रहेगा और प्लस धातु से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन। कोई अम्ल है एंड उसको हम लोग क्या करा रहे हैं, धातु से उसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो बनाएगा आपका लवण और प्लस में हाइड्रोजन H2। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और जिंक धातु से रिएक्शन कराया गया है, तो क्या बना है, जिंक क्लोराइड, जो कि एक लवण है। जिंक क्लोराइड क्या है, एक लवण है। अब देखिएगा लवण पहचानने का आसान सा ट्रिक कि वो अपने यौगिक के साथ रहता है और हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन एक गैस है और कोई भी गैस अगर उत्सर्जित हो रहा है ना तो उसका चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए कंप्लीट। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि अगर इसको क्षारक के साथ किया जाए, तो अम्ल के साथ किया तो लवण और हाइड्रोजन बन गया, और वही काम अगर क्षारक के साथ होगा तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले कि क्षार प्लस धातु का होगा तो सेम प्रोसेस होता है, लवण एंड हाइड्रोजन ही बनता है। लेकिन उसमें हम आपको बता रहे हैं 1 मिनट सारा प्रोसेस, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये मेन है। तो देखिए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जल है, OH है, तो वो क्या है, क्षारक है। और धातु क्या है, जिंक, और जिंक से रिएक्शन कराया जाता है तो Na2ZnO2 हो जाता है, Na2ZnO2। समझ में आया। सोडियम जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक लवण है। क्या है, एक लवण है। उसी के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। कंप्लीट। ये तो एकदम सिंपल है यार, इसको आप नोट्स करते चलोगे, रिवाइज करोगे, पढ़ोगे सुबह शाम, अपने आप याद हो जाएगा। यानी दोस्तों उसके बाद हम लोगों का जो मेन है वह धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अब देखिएगा अलग अलग चीज़ों के बारे में रिएक्शन हम लोग, क्योंकि रासायनिक है, दुनिया में इतने सारे तत्व हैं, सारे चीज़ों से हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसमें, लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट है मैट्रिक लेवल से, उसी चीज़ों के बारे में मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा दोस्तों कि झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, आप ऑल इंडिया कोई भी NCERT क्लास 10th की अगर साइंस उठाओगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा, बट मतलब ये टॉपिक उठाकर उधर इधर कर देगा, बट सेम ही रहता है। ओके चलो कोई नहीं। नाइट हो चुका है, 8 बज रहा है, फिर भी आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। नाइट बज चुका है, 8 भी बज चुका है, फिर भी आपका हम क्लास चला रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको अपलोड होगा दोस्तों 7 बजे, क्योंकि आज मैं लाइव ये चला दे रहा हूँ एंड आपको प्रीमियर चलेगा आपको 7 बजे। कितने तारीख को मैं बताऊँ,
आज आज हो गया आपका 2 फरवरी 3 फरवरी को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर कराते हैं तो पहले अम्ल के साथ इसमें भी कराएंगे एंड उसके बाद क्षारक के साथ कराएंगे। तो देखिएगा अभी सारा कुछ स्टेप वाइज हम आपको बताते हैं कि देखिए दोस्तों कि अम्ल को अगर धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं ना तो इसमें भी दोस्तों लवण ही बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है, प्लस में CO2 और प्लस में जल का निर्माण होता है। समझ में आया? आइए इसे दोस्तों हम लोग एक रिएक्शन की मदद से देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड सोडियम कार्बोनेट, एक ये है धातु कार्बोनेट है, सोडियम धातु है, कार्बोनेट तो कार्बोनेट है, ये है एंड लवण बनता है NaCl, नमक वाला रिएक्शन यहाँ बताया गया है एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O लिक्विड। इसका भौतिक अवस्था भी दिखाया गया है, एक्वस, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सारा कुछ दिखाया गया है। और दोस्तों बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, तो सेकंड रिएक्शन भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट, यहाँ पे धातु कार्बोनेट के साथ था लवण कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बनल था, और यहाँ पे अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ किया जाए तो लवण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल बन जाता है, ठीक है। चलो अब कोई नहीं, इसकी हम रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो HCl और NaHCO3 जिसको हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, तो ये दोस्तों बनाता है सोडियम क्लोराइड, एक्वस एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O, गैस नहीं यहाँ पे लिक्विड देना चाहिए था, मिस्टेक किया थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो इतना हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम लोग तो इतना करा लिए, धातु के साथ करा लिए, धातु कार्बोनेट के साथ करा लिए, धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी करा लिए, और दोस्तों बात कर लेते हैं क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ बेचारा का कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई अभिक्रिया ही नहीं होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चूने का पानी का थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। चूने का पानी में क्या है भाई, जो कि हमको जानना अति आवश्यक है। देखना कि इसमें अगर चूने का पानी का टेस्ट होगा तो दिया है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने से पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया कलर का हो जाता है। दूधिया कलर क्यों हो जाता है? सारा कुछ आपको चूने के पानी में अगर हम लोग वो सब मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, पानी प्रवाहित करते हैं तो उसका कलर दूधिया क्यों हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। सो आप इसे भी अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस के रूप में होता है, और उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको सफ़ेद अवक्षेप कहते हैं और H2O का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित उसमें कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है एंड H2O बनता है। लेकिन अधिक मात्रा में CO2 हम लोग उसमें प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बन जाए, मतलब उसमें अधिक मात्रा में कैसे हम लोग प्रवाहित करेंगे? सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट, H2O एंड CO2 को प्रवाहित करेंगे तो बनेगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इस टाइप के रहेगा, Ca HCO3 इस टाइप से एक्वस के रूप में, ठीक है। उसी को हम लोग सफ़ेदी करने के लिए यूज करते हैं और उसका कलर दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की कलर, ठीक है। चलो कोई इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार हैं आप सभी। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि एक आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बताते हैं कि अम्ल और क्षारक की यार एक साथ रिएक्शन करा दें। अभी तो समझे कि धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, बट अब हम लोग क्या करेंगे, अम्ल और क्षारक जो है ना दोनों को साथ में कर देते हैं कि जा तुम लोग अपने मरो अम्ल एंड क्षारक, ठीक है। तो देखिए अम्ल प्लस क्षारक को रिएक्शन करेंगे, लवण और जल ही बनेगा, कोई ज़्यादा नहीं बनने वाला है, ठीक है। सो दोस्तों ये तो हो गया अम्ल एंड क्षारक के रिएक्शन। उसके साथ ही एक चीज़ आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि एकदम बिल्कुल लगले है, दोनों जुड़वा भाई है, ठीक है। जब अम्ल तथा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई रिएक्शन करा रहे हैं न ही उसमें अम्ल, मान लीजिए अम्ल मिला के और उसको रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई न ही उस पर अम्ल का प्रभाव रहेगा और ना ही क्षारक की प्रभाव रहेगा। तो उस प्रकार के रिएक्शन को, और उससे लवण और हमको जल भी मिलेगा, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो एक रिएक्शन है, समझते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है एंड HCl क्या है, अम्ल है, तो NaCl लवण बन गया एंड H2O क्या बन गया, जल बन गया। तो ये तो बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कि यार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल एक साथ रिएक्शन करेगा तो अम्लीय लवण बनाता है,
और क्योंकि अम्ल है, नहीं सॉरी, अम्ल है प्रबल ज़्यादा है एंड दुर्बल क्षारक है, तो अम्लीय ही बनेगा ना, ज़्यादा वाला अपना प्रभाव दिखाएगा एंड जल बनेगा। जल तो सब में बनेगा, जल तो सब में बनेगा क्योंकि ये रिएक्शन है अम्ल क्षारक का परस्पर रिएक्शन से लवण तथा जल बनता ही है, लेकिन लवण किस प्रकार से बनेगा वो हम लोग को देखना है। और दुर्बल अम्ल रहेगा, प्रबल क्षारक रहेगा, यानी कि दुर्बल अम्ल मतलब आप डायरेक्ट समझिए ना यार कि दुर्बल अम्ल है उसे आप कम अम्ल समझ लीजिए, और प्रबल अम्ल मतलब ज़्यादा क्षारक, तो क्षारीय लवण बनाता है जल। प्रबल अम्ल मतलब कि ज़्यादा अम्ल, प्रबल क्षारक मतलब दोनों। तो ये उदासीन मतलब कि जितना पावर अम्ल का है उतना ही पावर क्षारक का भी है, तो वो क्या कर देगा, उदासीन, ना अम्ल का प्रभाव बचेगा और ना ही क्षारक की प्रभाव बचेगा। उसके साथ ही दुर्बल दुर्बल दोनों रहेंगे, ये भी उदासीन, बराबर ये तो है, भले कमज़ोर है यानी जल। ठीक है, तो ये हो गया आपका परस्पर रिएक्शन जो है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया हम लोग करा दें, पहले तो धातु से करा दिए, धातु कार्बोनेट से, धातु बाइकार्बोनेट से, उसके साथ दोनों को आपस में लड़ा दिए। अब दोस्तों एक चीज़ है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, एक चीज़ बच रहा है, तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल हम लोग करते हैं तो उसमें भी लवण जल, क्या है यार पूरे मतलब अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में हमको लवण एंड जल ही पढ़ना है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, धात्विक ऑक्साइड बोलेंगे ना, कॉपर धातु है, ऑक्साइड बना हुआ है। HCl अम्ल हो गया, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बन गया H2O, कॉपर क्लोराइड एक लवण है, H2O तो जल ही है। तो इस फार्मूला से ये पूरा डिटरमिन मतलब ये हो जाता है, कंपेयर होता है। तो देखिए दिया कॉपर क्लोराइड को बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। चलिए अब धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो है, प्रकृति जो है क्षारीय कलर की हो जाए, मतलब क्षारीय हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षारीय, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो क्षारीय ही होगा ना। और CuO उदाहरण यहाँ पे हो गया कि CuO एंड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। उसके साथ ही दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, अभी तो बात की कि धात्विक ऑक्साइड, अब बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड CO2 सबसे पहले, कार्बन एंड ऑक्सीजन अधात्विक ऑक्साइड है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है, इसमें भी है कि अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो लवण तथा जल ही बनेगा, बात बराबर है। चलिए तो इसमें भी दिया है कि अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं और विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। इसके बाद है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मेरे साथ काफ़ी बुरा हो रहा है, अभी मेरे साथ काफ़ी बुरा हो रहा है, उस बातों को मैं एक्सपोज करूंगा, और जो लोग मेरे पीछे रहकर और मेरी तमाशा कर रहे हैं, मेरे पीछे रहकर मुझे तमाशा दिखा रहे हैं गुप्तनीय तरीके से, और मैं उन लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ, सब मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, आप बने रहिएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जलीय विलयन में अगर हम अम्ल और क्षारक की रिएक्शन कराते हैं तो जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन, और अम्ल ऐसे भी H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन H3O, एक मिनट आपको मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कि सॉरी एक मिनट H+ आयन और H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, एंड यहाँ पे आपको समीकरण दिया होगा, इस समीकरण को आप पढ़ते चलो यार, कितना पढ़ूं। और जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करता है, ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2O जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से टूट जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका कुछ याद करने लायक टॉपिक है कि सभी क्षारक जो है ना जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, और सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या बात है, सभी जितना भी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि क्षारक अलग है। ठीक है, उसका स्वाद कड़वा होता है, वो एक अलग अपना उसका नेचर ही है। और क्षारक क्या है, अगर जलीय विलयन में क्षारक घुल जाता है तब उसे हम लोग क्षार बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। सो दोस्तों अगर बात करें कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतना चाहिए, यहाँ पर भी दिया दूसरा स्टेप में कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा छिपी है, ऊष्मा का उत्सर्जन ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलता है, इसीलिए इसको सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता होती है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है ना, दिया है यहाँ पे। उसके साथ सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्र आस्फलित होने के कारण बाहर आ सकता है और आप जल भी सकते हैं। यही सावधानी बोला है इसमें को कि इसको आपको ठीक से करना है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच के पात्र भी टूट सकता है। कांच में कोई ऐसे भी जान नहीं होता है, ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम इतना ही पे द एंड करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये चैप्टर लंबा तो है थोड़ा सा, क्योंकि आगे अभी आपको मेन टॉपिक है जो कि आपको समझना होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। और अब अभी मैं इसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यार सारा कुछ एक साथ ही बताना इतना आसान भी नहीं होता है और आप इतना जल्दी कैप्चर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अभी क्या करो कि जितना अभी मैंने बताया है उतना आप क्या कीजिएगा, अभी आप फाइनल कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो में रेगुलर हो जाऊंगा अभी वीडियो में, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वीडियो लेट आ रहा है, ठीक है। सो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, बिकॉज़ मेरा तबीयत अभी फ़िलहाल क्या है कि ठंडी तो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस ठंडी में मेरा तबीयत थोड़ा सा सीरियस ख़राब हो चुका था। अब देख सकते हैं मेरा सारा कुछ कमज़ोरी टाइप का लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो सारा कुछ मैं कवर कर लूँगा, रिकवर, अपना शरीर है, अपना संपत्ति है, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए आज की इस वीडियो को द एंड करते हैं एंड पार्ट 2 लेक्चर 2 में इस चैप्टर को हम लोग द एंड कर देंगे। चलिए दोस्तों, बाय। रात के 9 बज चुके हैं, ठीक है। सो चलो कोई नहीं, चलते हैं। अब कुछ पढ़ ओढ़ कर उसके बाद एंजॉय करो, सो जाओ, एंजॉय मत करो।